हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 जो है। तो चैप्टर नंबर 6 से पहले ही टोटल 5 चैप्टर्स की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जाके आप फटाफट से उनको देख लो, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 6 को वॉच कर सकते हो। और ये जो सीरीज बन रही है ये एसओएल डीयू रेगुलर एनसी वेब के सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। सेमेस्टर 1, सेकंड, थर्ड अगर आपका है और आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस की बुक भी है तो आपके लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये पार्ट 1 की जो सीरीज बनाई जा रही है, अगर आपको इसके नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं पार्ट 1 और सेकंड दोनों के। जिनको इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स लेने हैं तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नीचे नंबर आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे जाके मैसेज करो, सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को बाय भी कर सकते हो। और आइए स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने चैप्टर नंबर 6 को। तो फ्रेंड्स, अब हम करवाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो आपकी बुक का है, नेचुरल रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज। एनईपी के जो नए एडिशन वाली बुक है ये उसी में से कराया जा रहा है, तो आप टेंशन मत लेना, अब सारे चैप्टर आपके लिए होने वाले हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज हम रीड करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो वाटर है उसकी कहानी क्या है। पहले यहाँ पे लिखा है आवर प्लैनेट जो अर्थ है एक ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पे 3/4 पोर्शन जो सरफेस है वो वाटर से कवर होता है। ठीक है। और ये जो प्लैनेट है हमारा जो अर्थ है, इसको एक मॉडर्न क्लाइमेट सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। इसके यहाँ पर लिखा है कि विदाउट वाटर अर्थ पर लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है। ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जितनी भी लाइफ यहाँ पर जी रही हैं, जितनी भी बॉडी सेल यहाँ पर हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, उन सब के लिए 70 से 60% वाटर जो है बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि जितने भी वाटर वाले सलीन है, नॉन सुटेबल ड्रिंक्स है, एग्रीकल्चर वगैरह अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर के पर्पज से भी वाटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। एग्रीकल्चर भी बिना वाटर के नहीं होता। ह्यूमन लाइफ हो गया, एनिमल लाइफ हो गया, ये भी बिना वाटर के नहीं चल सकती। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि वाटर जो है वो एक रीनेबल वाटर सप्लाई करता रहता है। हमारी धरती पर कह रहा है कि 1850 के लगभग 43,000 क्यूबिक्स मीटर पर ईयर वाटर सप्लाई थी। अब 2014 में जो है हमारे यहाँ पर ड्रॉप्ड हो गया है 5,900 क्यूबिक मीटर पर ईयर। ठीक है। यहाँ पर अब रिड्यूशन का यहाँ पर रीज़न बताया है कि अगर मान लो इतनी ज़्यादा वाटर सप्लाई ड्रॉप हो रही है तो उसका रीज़न 2014 और 1850 के बीच में जो आया है वो आया है कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। पहला फ्रेश वाटर पॉपुलेशन जो है सब तक पहुँच जाता था, बट अब जो है फ्रेश वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा माना गया है। अब नीचे हम रीड करने वाले हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है। कह रहा है कि वाटर जो एग्जिस्ट करता है ना हमारी धरती पे, ये 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी आइस की फॉर्म, मीन्स होती है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड के बाद दूसरी आती है लिक्विड फॉर्म में, मरीन वाटर बोल सकते हो, वो पानी जो हम सीधा समुद्र या तालाबों में से पीते हैं या अपने घरों की नल या टूटियों में से पीते हैं। फिर आता है उसके बाद वेपर वाटर, मीन्स होता है स्टीम वाटर। पानी की 3 फॉर्म बताई है, पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा होता है वेपर, मीन्स होता है गैस की तरह। ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोक्लोरिक साइकिल्स में काम आते हैं और यही मिलकर एक ओशन का निर्माण करते हैं। एक एटमॉस्फेयर, एक लैंड को बनाने के लिए ये 3 तरह के वाटर्स का होना बहुत ही कंपलसरी होता है। अब नीचे लिखा है कि ये जो वाटर है ये रीन्यू सप्लाई फ्रेश वाटर हमेशा आता रहता है। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 97.5% जो है अर्थ जो है वो वाटर को कंटेन करती है, बट इतना पानी जो है वो हमारा साल्टेड वाटर होता है। कह रहा है कि पूरे समुद्र का मोस्टली 97% पानी है जो साल्टेड होता है। हमें सिर्फ 2.5% पानी ही मिलता है जिसको हम मिनरल वाला पानी बोल सकते हैं और जिसको हम पी सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। पूरी अर्थ का 2.5% पानी है जो पीने लायक है, बाकी सारा साल्टेड होता है। इनके अकॉर्डिंग ये ऐसा कहते हैं। आगे लिखा है मोस्ट फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल इजी कंजप्शन। अगर मान लो आप फ्रेश वाटर ढूंढोगे तो बहुत सारी जगहों पर फ्रेश वाटर, पीने का पानी जो है वो उपलब्ध ही नहीं होता।
कह रहा है कि काफ़ी सारी अपने लेक्स वगैरह, रिवर वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह में देखा होगा जहाँ पर स्मॉल पोर्शन पे 0.03% अर्थ पर वाटर सरफेस जो होता है बहुत ही फ्रेश होता है, वरना वो नहीं होता। ग्राउंड वाटर पे देखा जाए तो ग्राउंड वाटर पे बहुत सारे रॉक्स हैं, पत्थर है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ वाटर जो है पर डे में अल्टीमेट इतना सारा वाटर जो है वो वाटर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो रिवर्स का है या फिर वो सी का है या फिर वो स्प्रिंग या फिर वेटलैंड्स वगैरह का होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, अब आपके सामने एक पिक्चर मैं शो कर रहा हूँ, जिस पिक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वाटर एक्विफायर क्या होता है। वाटर एक्विफायर क्या होता है? ये एक ट्रैप्ट है जो पॉजिटिव प्रेशर बनाता है। एक्विफायर होता है जो रिचार्ज करता है अपने एरियाज को 100 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे एक स्क्रीन को देखो, ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है ये स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वायर्स है। यहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह लगा रखे हैं। अब यहाँ पर आपको पिक्चर में क्या शो रहा है, सबसे पहले आप देख रहे हो आपके कुछ घर वगैरह हैं, ठीक है। उसके पास से एक नदी जा रही है। अब नदी में आप देखोगे तो लिखा है लेयर्स, कॉन्फिंग लेयर्स, उसके बाद लिखा है कॉन्फिंग एक्वायर्स। देखो पहले तो पानी जो है वो आ रहा है पीछे पहाड़ों से, आपको अगर दिख रहा होगा तो लास्ट में पीछे पहाड़ से बना रखे, यहाँ से पानी आता है, पानी आके नदी में जाता है। अब ये जो पानी है इस पानी को बोलते हैं गंदा पानी, जो हम पी नहीं सकते। अब ये जो पानी होता है ये पानी हमारे इन कुओं वगैरह में कैसे पहुंचता है? ये पानी को यहाँ पर एक्वाफायर लगे होते हैं। एक्वाफायर मतलब होते हैं वो पानी को फर्निश करते हैं, पानी को तराशते हैं, साफ पानी मिनरल्स वाला पानी बनाते हैं, और इन्हीं पानी को मिनरल्स वाला बनाने के बाद यही पानी यहाँ से होता हुआ हमारे ट्यूबवेल्स तक, हमारे कुओं तक पहुँचता है, और जिसको हम यूज करते हैं हमारी फ्लावरिंग में, हमारे कुओं में, हमारे पीने वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही पानी होता है, ठीक है। और नीचे हमने यहाँ पर लगवा रखे हैं एक्वाफायर, जो हमारा इस गंदे पानी को साफ करके भेजता है। समझ आ गया? तो ये था पानी कैसे आता है। लिखा है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर लिखा है 2.45 वर्ल्ड सरफेस एरिया जो है 4% वाटर जो है वो 17.17% वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंडर आता है। यहाँ पर लिखा है वाटर इज इंडिया इन अवेलेबल फ्रॉम 3 शेफ सोर्सेज। कह रहा है चीफ सोर्सेज होते हैं वाटर आने के, पहला होता है रिवर, फिर होता है लेक, फिर होता है पॉन्ड, फिर होता है ग्राउंड वाटर मतलब कि वेल या कोई स्प्रिंग। इनके जरिए ही हमारी धरती तक मतलब कि हमारे इंडिया में पानी पहुंच पाता है, हमारे देशों तक, वरना इनके जरिए अगर ना हो तो पानी ना पहुंच पाए। आगे लिखा है उसके बाद द वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया रिड्यूसिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाटर के सोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं, और इनकी ही वजह से वाटर जो है हमारे पास तक अभी नहीं पहुंच पा रहा। कह रहा है कि 2001 से लेकर अगर हम बात करें 1816 की, तो 1816 में जो वाटर था जितना पहुंच पाता था अब उसके मुकाबले अब बहुत कम पहुंच पाता है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज, सरफेस वाटर रिसोर्सेज के अंदर लिखा है कि यहाँ पर 12 मेजर रिवर है, जो 12 ऐसी नदियां हैं जो हमारे को पानी पहुंचाने में इंडिया में हेल्प करती है। उन नदी का नाम यहाँ पर साफ मेंशन करा गया है, जिनका नाम में यहाँ पर लिखा है मेजर रिवर्स में गंगा। मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये 12 मेजर रिवर्स है जिनके अंदर आता है गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानंदी, मही, नर्मदा, और लिखा है यहाँ पे पिन्नर एंड तापी। ये कुछ ऐसी नदियां हैं 12 जिनकी वजह से हमारी इंडिया में 1969 से अभी तक पानी आ रहा है। 35% जो अवेलेबल सरफेस वाटर है वो सारा का सारा एक्सप्लॉइटेड है, हम उनको पी नहीं सकते हैं, वो ऐसा वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्राउंड वाटर के लिए आप कोई भी कुएं वगैरह लगा सकते हो जहां से पानी आता है। इंडिया में 432 क्यूबिक किलोमीटर की यहाँ पर रेंज बताई है, जो टोटल एनुअल रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और बेसिन्स जो है 45% ग्राउंड वाटर जो है लेकर आ पाती है अपने इंडिया में। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन जो है वो रिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्थ वेस्ट की जो भी रिवर्स हैं वो साउथ तक जाती हैं। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन एक वेरी हाई स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और ऐसी काफ़ी सारी जगहें हैं जिनके लिए ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इन्हीं जगहों से होकर वो ग्राउंड वाटर गुजरता है और हर एक स्टेट में पहुंचता है वो पानी।
आगे लिखा है लगून्स एंड बैकवाटर। लगून्स एंड बैकवाटर का मतलब होता है एक लार्ज नंबर पर लगून्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ए लगून से डिफाइन करता है वाटर बॉडी को। वाटर बॉडी मीन्स होता है जहाँ से बैरियर के बिना पानी आ सकता है। बैरियर होते हैं वो बुरे प्रभाव या वो कठिनाइयाँ जिनसे होकर एक रास्ता बनाकर वाटर अपनी जगह लेता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है। अब ये जो जगह है यहाँ पर लिखा है काफ़ी सारे स्टेट से होकर गुजरता है पानी, जैसे केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारी और भी जगहें हैं जिनका यूज़ करके अपनी फसल वगैरह को पानी देता हुआ वो अपने देश तक पहुंचता है। ठीक है। नाउ वी रीड अबाउट द वाटर डिमांड्स एंड यूटिलाइजेशन। वाटर डिमांड क्या है और वाटर यूटिलाइजेशन क्या है। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन में लिखा है कि काफ़ी सारी जो ऐसी स्टेट्स हैं जिनको वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है आजकल, तो भाई हर स्टेट को वाटर की नीड है। और जो वाटर है वो एक डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एनर्जी की तरह है जो हर एक ज़मीन के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक जानवर और ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वाटर जो है वो रेनफॉल के ज़रिए भी आता है। 3 से 4 मंथ में जब मानसून आता है तो उस ज़रिए हमारी इंडिया में पानी आता है। इंक्रीज पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पानी का स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर वगैरह जो मानसून वगैरह होते थे जिनके कारण हमें जो देखने को मिलता था पानी, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आगे लिखा है उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट है जहां पर 5 ईयर प्लान्स बताए गए हैं। 5 ईयर प्लान्स इरिगेशन के, इरिगेशन 5 ईयर प्लान्स जो हैं उसमें काफ़ी सारी नदियों वगैरह के नाम हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे दामोदर रिवर, भकरा नगल प्रोजेक्ट हो गया, हीराकुंड हो गया, और उसके बाद है नगरजुना हो गया, नर्मदा हो गया, नर्मदा प्रोजेक्ट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट बताए हैं। हर एक 5 साल के अंदर कुछ प्रोजेक्ट डिफाइन किए जाते हैं ताकि वाटर वगैरह सप्लाई वगैरह हर जगह पर हो सके। तो यहाँ पर स्टेट के वाइज कुछ नदी वगैरह, डैम वगैरह बनाए जाते हैं। डोमेस्टिक इरिगेशन, इंडस्ट्री, एनर्जी और अदर्स। कह रहा है कि 2000 में, सन 2000 के अंदर डोमेस्टिक जो है 42 डैम्स वगैरह बनाए गए थे। ऐसे ही 2025 में अनुमान है कि इतने डैम्स वगैरह बनेंगे और 2000 में यहाँ पर इतने बनाए गए थे। ठीक है। तो वो चार्ट आपको बना के दिया हुआ है। फिर नीचे हम पढ़ेंगे इमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम। इमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम क्या होती है। पहला आता है डेक्टरेशंस ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी जो होती है वो हर जगह सेम नहीं होती, जिसके कारण काफ़ी रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाते इस वाटर का। वाटर कुछ केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आता है। जो पानी होता है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज का वाटर होता है। तो उस वाटर को बिना प्योरीफाई करे या बिना किसी चीज़ को करे हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है अपनी वाटर बॉडीज़ के लिए। और ये जो पानी होता है ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड और डिस्टर्बिंग एक्वेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, जहाँ पर हम उसको पोल्यूट ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब आजकल आपने देखा होगा गंगा और यमुना, दो जो रिवर थी जो पहले वाटर का सोर्स थी, अब ये दोनों रिवर जो है आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, जिसकी वजह से आजकल पानी के आने के कम हो गए हैं चांसेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंस डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन। इनहेंस डिमांड होता है कि बढ़ती हुई मांग इरिगेशन के लिए। इरिगेशन होता है जब आप कोई भी फसल की सिंचाई वगैरह करते हो तो उसके लिए इरिगेशन में वाटर तो लगता है, पानी तो लगता है, या बिना पानी के सिंचाई नहीं होती पेड़ पौधे की। और इसी इरिगेशन के चलते हुए हमें पानियों की कमी हो जाती है। काफ़ी सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर ड्रोन है, प्रोन है, और वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। जैसे इंडिया के कुछ नॉर्थ वेस्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सूखा पड़ जाता है काफ़ी बार, क्योंकि पानी नहीं आता, फसलें सूख जाती हैं। समर सीजन या विंटर सीजन हो गया, इनमें 2 सीजन तो पानी ही नहीं रहता। कुछ ऐसे जगह है जैसे कि बिहार या वेस्ट बंगाल जैसी जगह जहाँ पर पूरे टाइम मानसून ही आता है। मानसून आने की वजह से वो भी एक अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं। ज़्यादा मानसून आने की वजह से वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो पानी में डूब जाते हैं और कुछ स्टेट्स में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद हमें इरिगेशन वगैरह के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो किस किस फसल में ज़्यादातर यूज़ होता है। शुगर केन, राइस, जूट एटसेट्रा, कुछ ऐसी हाई क्वांटिटी की फसलें होती हैं जिनमें क्रॉप्स वगैरह में पानी की ज़रूरतें होती हैं बहुत सारी। फर्दर इसकी हाई यील्ड क्रॉप्स वगैरह में, मतलब कि ऊन वगैरह निकालने में, ऊन की फसलें होती हैं तो उनमें ज़्यादा पानी वगैरह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स।
वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स जब बढ़ जाते हैं उसकी वजह से पानी की यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है वाटर कॉन्फ्लिक्ट की, मेजर वाटर कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम हमेशा कर्नाटक तमिलनाडु की साइड रहती है। कृष्णा रिवर जो है वो थोड़ी डिस्प्यूट्स है, वहाँ का पानी ज़्यादा साफ और सुलभ नहीं है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उड़ीसा आंध्र प्रदेश वगैरह की साइड जो नदी है, जैसे कि एक हो गई नर्मदा वसुंधरा और एक हो गई इंदस नदी, इंदस नदी वगैरह जो है वो पाकिस्तान वगैरह से होके आती है, जो कि 5 नदियों का मेल है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और बीस का। तो ये जो मिडल ईस्ट की जो नदियाँ वगैरह हैं जो आ रही हैं, तो इनसे तो पानी ठीक आता है, बट कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनसे पानी भी नहीं सर्वाइव होता है, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं रिवर शेयरिंग की वजह से। मतलब कि रिवर शेयर हो जाती है तो पहले जो देश में रिवर पड़ रही है, जिस देश में आ रही है, वहाँ के लोग पानी को यूज़ कर लेते हैं, फिर आगे वाले देशों के लिए वो कम पड़ जाता है। आगे लिखा है फ्लड एंड ड्रॉट। फ्लड एंड ड्रॉट मतलब होता है कि जब बाढ़ वगैरह आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है। फ्लड में जब बहुत सारा पानी एरिया में भर जाता है, ठीक है, वहाँ पर लोकल एरिया जो होते हैं पूरे डूब जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ों की वजह से पानी की कमी होती है। इसका इफेक्ट 2017, 18 और 19 को देखने को मिला था गुजरात, केरल, महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि आए दिन फ्लड आता रहता है, या फिर हमें बाढ़ होती है या फिर सूखे का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे पानी को ना पहुंच पाने की। आगे लिखा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में आता है प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम इसके कुछ तरीके सीखेंगे कि लंबे समय तक अगर वाटर आपको चलाना है, लंबे समय तक अगर पानी चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लंबे समय तक वाटर मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं। पहला आता है प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होने वाले रिसोर्सेज को कम कर दिया जाए। वाटर पोल्यूशन के टाइम पे जितने भी प्रिवेंटेशन है, कंट्रोल पोल्यूशन करने के, कुछ हैवी टॉक्सिक मेटल्स वगैरह कंट्रोल करने के, उनके जो रूल्स वगैरह वो फॉलो करे जाएं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया और वाटर क्वालिटी हो गया 507। नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज वगैरह को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह को परमिशन दी जानी चाहिए, ताकि वो इन वाटर पोल्यूशन को और वेस्टेज को रोक सके। आगे लिखा है सस्टेनेबल वाटर यूजेस। सस्टेनेबल मतलब होता है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी को इस्तेमाल किया जाए, बाकी पानी को बचा के रखना चाहिए, ताकि वो पानी जो है वो वेस्ट ना हो। अगर वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होता है तो आने वाले टाइम पर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देता है, लोगों की डिमांड वगैरह फुलफिल नहीं हो पाती है। आजकल काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे कि जिनमें पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और काफ़ी सारी फसलें हैं, क्रॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें उतना ही यूटिलाइज पानी किया जाए, ज़्यादा पानी को वेस्ट ना किया जाए। आगे लिखा है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट होता है कि हमें एक टाइम पर एक वाटर शेड का इंक्रीजमेंट करना चाहिए। जैसे कि कोई डैम होता है ना, कोई चिक्स होते हैं, कोई वेल वगैरह होता है, कुएं वगैरह, हमको एक ऐसी स्टोरेज की जगह बनानी चाहिए जहाँ पर हम वाटर को मैनेज कर सके, स्टोर कर सके। जब ऐसा टाइम आए जहाँ पर हमें वाटर स्टेट्स में पहुँचाना है, तो हम अलग अलग स्टेट्स में उस वाटर डैम्स वगैरह के ज़रिए पानी को पहुँचा सके। जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल कम आता है, तो उस जगह पर वाटर शेड मैनेजमेंट का यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पर बड़े बड़े जो पिलर वगैरह हैं, बड़े बड़े जो है स्टोरेज कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जहाँ पर हम आसमान से गिरने वाले हार्वेस्टिंग वाटर्स को, या फिर बोल सकते हो बारिश वगैरह के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका जो पानी है वो एक इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ग्राउंड वाटर क्वालिटी वगैरह को इंक्रीज करने में। न्यूट्रिशन वाला पानी होता है, बाद में हम उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डैम एंड इट्स रोल इन वाटर कन्वर्जेशन। डैम के क्या क्या रोल होते हैं वाटर कन्वर्जेशन के, तो दिखा है जो डैम होते हैं वो बड़े बड़े एफिशिएंट कंपोनेंट होते हैं वाटर इरिगेशन के। हाई लेवल ऑफ डिमांड होती है इरिगेशन के लिए पानी की, तो इसलिए डैम वगैरह बिल्ड किए जाते हैं जिनकी वेरियस हाइट्स होती हैं। तो यहाँ पर कुछ डैम बनाए गए हैं जिनकी आपको जानकारी दी जा रही है, जैसे कि सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, तो एक ये बनाया गया है। फिर आता है नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट, फिर टहरी डैम प्रोजेक्ट, और ऐसे ही बहुत सारे डैम्स बनाकर अलग अलग स्टेट्स तक पानी को पहुंचाने का काम किया जाता है। नीचे 3 टाइप्स दिए गए हैं डैम्स के प्रोजेक्ट के जो फायदे हैं, जिसमें से पहला लिखा है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहली चीज तो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ही हेल्प करता है।
दूसरा पॉइंट आता है कि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है। इरिगेशन मतलब होता है कि जब हमें सिंचाई वगैरह में पानी की नीड होती है तो उस टाइम पे हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वाटर सप्लाई में हेल्प करता है। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाता है। आई विश आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छी लगी होगी। अगर किसी को नोट्स इसके परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट पे करके आप इजीली 100 से 150 रुपये देकर आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स सारे चैप्टर्स की बाय कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में नोट्स हैं, जिनको बाय करने हैं स्क्रीन पे मेरा नंबर शो कर रहा है व्हाट्सएप का, आप मुझे मैसेज कर सकते हो फटाफट। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।